नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स डोज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोशन इन ए प्लेन का एक सब टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले ये है कि ये होता क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज प्रोजेक्शन या व्हाट इज प्रोजेक्टाइल या व्हाट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है? एक्चुअली प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक बार प्रोजेक्शन दे देते हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं। उसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी जो दी, उसके बाद हमने क्या किया, वो अपनी उस वेलोसिटी के साथ मोशन करता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने खुद की और एटमॉस्फेयर की, जो उसको एटमॉस्फेयर मिल रहा है, जिस एटमॉस्फेयर में वो है या जिस सराउंडिंग में वो है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो है, उसके अंदर वो अपने आप ही मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल। अब ये प्रोजेक्शन दे दिया, अब प्रोजेक्शन के बाद में तो जो उसको दे दिया उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट को अंडर उसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे। और मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको प्रोजेक्टाइल जो बन गई है उसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग। अब आता है ये इट्स बेस्ड ऑन पर्टिकुलर प्रिंसिपल। ये क्या है, एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अच्छा, प्रिंसिपल बताने से पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि एक्चुअली ये है क्या। ये है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन। ये टू मोशन का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली में। कौन कौन से मोशन? पहला तो मोशन है आपका यूनिफॉर्म मोशन, प्लस दूसरा है ग्रेविटेशनल मोशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल मोशन हम क्या है लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी मोशन अंडर जी। मोशन अंडर जी तो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल मोशन हो गया। और यूनिफॉर्म मोशन हो गया, एक यूनिफॉर्म मोशन है जिसके पास में क्या है, ओनली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। वो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसमें फिर कोई चेंज नहीं होता। ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन प्लस ग्रेविटेशनल मोशन के कॉम्बिनेशन को ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा हो जाए तो ये ऐसा होगा। तो अब देखिए, हमें क्या है कि इसको पढ़ने से पहले, थोड़ा सा स्टडी करने से पहले हमें इनकी क्या प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है कि इसकी इक्वेशन तो सिर्फ एक है। वो क्या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू यू एक्स प्लस, सॉरी, इसकी प्रॉपर्टी है x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस यू एक्स टी। ठीक है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और टी, एक ही इक्वेशन से यूनिफॉर्म मोशन का काम हो जाता है। हमें और किसी भी इक्वेशन की आवश्यकता ही नहीं है, बस यही यूनिफॉर्म मोशन की खासियत है। अब है आपका ग्रेविटेशनल मोशन। ग्रेविटेशनल मोशन एक्चुअली में क्या है तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, और इसका एक नाम और बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मोशन विथ यूनिफॉर्म जी। इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म ए, दैट इज जी। हियर ही जी, यहां पे क्या ये जी है। तो ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, दोनों मोशन का अंडर है। ठीक है, अब एक और है इसका प्रिंसिपल, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक प्रिंसिपल है, वो उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अबाउ दीज मोशंस। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इसके अंदर ये जो दो मोशन होते हैं, ग्रेविटेशनल मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों मोशन क्या होते हैं, एक दूसरे के
इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि क्या होगा, जो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, जो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो जो फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो रही है वो इंडिपेंडेंट, उनमें चेंज इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट टू द फिजिकल क्वांटिटीज चेंज ड्यू टू ग्रेविटेशनल मोशन। यानी कि दोनों मोशन का अपना अपना इंडिविजुअल इफेक्ट होगा। तो ये है इसका प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अबाउट दीज मोशंस। इसके अंदर जो दोनों मोशन होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, उन पर एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, तो आपको बताना होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन हैज टू टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट अंडरगोज टू टाइप ऑफ मोशन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू टाइप मोशन गुजरता है। फर्स्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड आपका ग्रेविटेशनल मोशन। तो ये ग्रेविटेशनल मोशन और यूनिफॉर्म मोशन जो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। और ये आपको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये गैलीलियो ने हमें दिया था। गैलीलियो जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने हमें क्या किया था, बहुत सी चीजें दी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है ये। उसने हमें क्या किया था, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन दिया था। भाई ये दोनों मोशन क्या होते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब आप एक बात और ध्यान दीजिए, वो ध्यान देने योग्य बात ये है कि एक्चुअली में क्या होता है, इनके डायमेंशंस भी अलग होते हैं। ये दोनों मोशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट तो होते ही होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट तो होते ही होते हैं, और अकर्स इन डिफरेंट डायमेंशंस। ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस में भी होते हैं। कैसे, यूनिफॉर्म मोशन आपका हो रहा होता है एक्स एक्सिस में, और ग्रेविटेशनल मोशन हो रहा होता है आपका वाई एक्सिस में। देखो इंडिपेंडेंट तो है ही हैं, साथ साथ में इनके क्या डायमेंशंस भी इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, आपको मैं एक बात और बताता हूं, वैसे भी ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, हर मोशन में लागू होता है। कोई भी अगर मोशन हो रहा है तो उस मोशन के क्या हो रहे होंगे, तीन डायमेंशंस होंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि वो तीनों डायमेंशंस ही एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि अगर कोई मोशन हो रहा है, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डायमेंशंस है, तो क्या हो रहा होगा, वो एक्चुअल में क्या है, एडिशन ऑफ मोशन इन थ्री डायमेंशन है। उसको हम एडिशन ऑफ मोशन इन थ्री डायमेंशंस भी मान सकते हैं। यानी कि वो तीन तरह के मोशन का एडिशन भी है। ठीक है, वो भी तीनों मोशन क्या होते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी हर एक मोशन वैसे तो इंडिपेंडेंट ही होता है डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर। इसको भी हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अभी हाल फिलहाल यहां देखते हैं भाई, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्यों हैं, उनके होने की वजह है कि क्योंकि इनके डायमेंशंस अलग अलग है। ठीक है, हो गया ये। अब मैं आपको बताता हूं भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरह से प्रोजेक्शंस किया जा सकता है। दो तरह से प्रोजेक्शंस कैसे किया जा सकता है कि इनके प्रोजेक्शन से टू टाइप ऑफ प्रोजेक्शन है। देखिए आप, टू टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस है। किसी को भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन देना है तो वो क्या, टू टाइप है या टू वे है। टाइप नहीं कहेंगे इसे, टू टाइप कहने के बजाय मैं कहूंगा टू वे। टू वे इसलिए कि दोनों टाइप, दोनों एक ही प्रकार के हैं, बस उनको प्रोजेक्शन देने का पोजीशन अलग अलग है। टू वेज है इसमें। ठीक है, वो वेज कौन कौन से हैं, देखिए आप। साधारण भाषा में, साधारण पहले एग्जाम्पल से बताता हूं, फिर मैं इनके एग्जाम्पल बताता हूं क्या है। हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को देखो मुझे प्रोजेक्ट करना है, देख तो मैं क्या करूंगा, ऐसे भी प्रोजेक्ट कर सकता हूं। समझ गए, ऐसे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में मैं क्या कर सकता हूं, इसे प्रोजेक्ट कर सकता हूं। दूसरा प्रोजेक्शन क्या होगा कि मैं इसको यूं एंगल देके भी प्रोजेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो बस ये टू वेज ऑफ प्रोजेक्शन है, टू टाइप नहीं है एक्चुअल में ना। तो लेकिन ये टू वेज की वजह से टू टाइप भी बन गए भाई, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड ये एंगुलर प्रोजेक्शन। तो टू वेज ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गए, फर्स्ट हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड हो गया आपका एंगुलर प्रोजेक्शन। हो गया दोनों, एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक हो गया एंगुलर प्रोजेक्शन। अब क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ना, इसमें क्या होती है एक्चुअली में, हाइट इंपॉर्टेंट होती है। किस हाइट से आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया है, हाइट यहां पे क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
और एंगुलर प्रोजेक्शन में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्शन दिया जाता है उसमें हाइट को नेग्लिजिबल मानते हैं, जीरो मानते हुए स्टडी की जाती है। क्या किया जाता है भाई, हाइट है ही नहीं, वो ये मानता है भाई आपने क्या किया है, या अब जो भी आपको कैलकुलेशंस करनी है वो उसको बेस मानते हुए ही करोगे जहां से आपने एंगुलर प्रोजेक्शन दिया है। ठीक है, हाइट इसमें क्या होती है, नेग्लिजिबल मानी जाती है। तो ज्यादातर के अंदर हम क्या, वैसे तो देखो आप प्रोजेक्शन कोई देगा, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि किसी मशीन के द्वारा प्रोजेक्शन दिया तो बिल्कुल हम जमीन से दे सकते हैं ना प्रोजेक्शन, तो वहां हाइट को एक्चुअल में हम क्या करते हैं, कंसीडर कैलकुलेशंस में नहीं लेते। हम ये मानते हैं कि बिल्कुल अर्थ के बेस से प्रोजेक्शन दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड एंगुलर प्रोजेक्शन, ये टू टाइप हो गए। अब ये दोनों ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्शन को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रब कर दूं मैं, साथ ही साथ में मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि हम क्या है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन को जो स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, कुछ नेचुरल, ठीक है, नेचुरल फिजिकल क्वांटिटीज को नेग्लेक्ट करते हुए कर रहे हैं। कुछ को नेग्लेक्ट करते हुए हम इसको स्टडी करेंगे, उनका इफेक्ट हम नहीं मानेंगे। जैसे एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस भी तो होता है ऑब्जेक्ट में, है ना, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। जो भी एयर रेजिस्टेंस, हम ये मान के चलेंगे भाई यहाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हमारी कैलकुलेशन में एयर कहीं भी अपना रोल अदा नहीं कर रही है, जबकि एक्चुअल में वो करती है। तो ओरिजिनल जो डेटा है उसमें क्या होगा, एयर का इफेक्ट होगा, लेकिन हम जो ये कर रहे हैं ये हमारा कैलकुलेशन से, इनमें हम एयर को इफेक्ट को निल मान रहे हैं। दूसरा हम निल क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया है कि जैसे ऑब्जेक्ट है उसकी क्या साइज होती है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की साइज को भी हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए कर रहे हैं। तीसरा हम क्या कर रहे हैं कि जो एयर का जो कर्वेचर का इफेक्ट है, एयर का जो अर्थ का जो कर्वेचर का इफेक्ट है वो भी माइनर इफेक्ट डालता है, उसे भी हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तीसरा, एयर अर्थ में क्या है, आपका रोटेशनल मोशन है, अर्थ घूम रही है ना, रोटेशनल मोशन कर रही है, और तो उसको भी हम क्या करते हैं, एक्सियल मोशन भी कर रही है ना, तो उसको भी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यानी इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए हम स्टडी कर रहे हैं। कोई अगर ये कहे कि सर आपने इसके अंदर इनको क्यों नहीं शामिल किया, तो इसकी वजह ये है कि अभी हम सिर्फ इनको भूलते हुए स्टडी कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। हो गया ये चीज, ठीक है। तो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कभी किन किन चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हो या इनका इफेक्ट है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, अब इनको हम नेग्लेक्ट करते हुए कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस, इसको रब कर देता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट से करना जरूरी है, हाइट से ही होता है, और उसमें हाइट की इंपॉर्टेंस है, हाइट का ही रोल है, वरना वो प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा ही नहीं, या उसके अंदर कोई इफेक्टिव प्रोजेक्शन जो है ना वो पैरामीटर्स नहीं बनेंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या है, एच बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट जरूरी है पर्टिकुलर हाइट से। ठीक है, तो अब हाइट से करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोजेक्शन क्या करोगे आप, किसी बिल्डिंग से करो। ठीक है, जैसे क्या है, आपने देखा होगा ना फिल्मों में, बहुत एक हीरो होता है जो क्या करता है, उसका करता है प्रोजेक्शन के एग्जांपल, रस्सी फेंकता है बंदूक से, यानी कि क्या होती है, रोप गन होती है ना, रोप गन से रोप को फेंकता है, तो जो रोप जाती है ना, रोप के आगे का जो हुक होता है वो हुक जाता है, वो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। उसमें क्या करता है, वो हाइट से करता है, तो हाइट से करते हुए क्या होगा, उसके वेट के हिसाब से या किसी भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उसके हिसाब से वो दूसरी बिल्डिंग पे जाएगा, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। हाइट से अगर हमने कोई पत्थर, कोई थ्रो है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में थ्रो किया, तो वो भी एक क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट से अगर हम करते हैं प्रोजेक्शन, तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा। अब आप कहोगे हाइट की क्या इंपॉर्टेंस, हाइट की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हाइट से करेंगे ही नहीं हम, तो क्या होगा, जी का इफेक्ट होगा ही नहीं, हाइट नहीं होगी तो जी नहीं होगा, जी नहीं होगा तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, प्रोजेक्शन आएगा ही नहीं। विदाउट जी क्या होगा, विदाउट हाइट क्या हो जाएगा, जी नहीं होगा, जी नहीं होगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या बन जाएगा, सिंपल यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा, इसलिए हाइट जरूरी है। अब एक बात और है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बहुत कंसेप्चुअल बात भी है। क्या है बात, वो है बात व्हाट इज साइन ऑफ जी।
व्हाट इज साइन ऑफ जी। अब ये जी का साइन क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों मोशन में अलग अलग होगा, दोनों मोशन में जी का साइन क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, इसकी वजह ये है, मैं आपको बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, शायद वो आपको इरिटेट भी करने लग गया होगा, क्या सर जब देखो जब बोलते रहते हो, वो है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हम क्या कर रहे हैं कि जब जैसे ये पर्टिकुलर हाइट से है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, किसी कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट अब क्या हो जाएगा, ये हाइट। अब जो भी हम स्टडी करेंगे इस हाइट से करेंगे, तो अब जो इसके ऊपर जी होगा ना, क्योंकि अबव तो जाएगा ही नहीं है, ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, तब यहां पे जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए आप, जी पॉजिटिव होगा, यहां पे जी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये है। और यहां पे जो जी है वो क्या होता है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, जी इस डायरेक्शन में लग रहा है, जी एक्चुअल में है ना, तो जी हमेशा हमें यहां पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, जी पॉजिटिव है यहां पे, ठीक। क्यों, क्योंकि ये H नेगेटिव है, तो H उल्टी दिशा में ना, अब देखिए आप, H उल्टी दिशा में है, इस वजह से G को हमको इनवर्स लेना पड़ेगा। वैसे तो G क्या, तो नेगेटिव माइनस G होता है, लेकिन यहां पे H क्या है, उल्टी दिशा में हो गया है, मोशन सारा उल्टी दिशा में हो रहा है, उल्टी सारा उल्टा हो रहा है, तो इसको हमको या तो इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेंगे, तो इसको नेगेटिव को उल्टा पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा, तो यहां G क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट की वजह से। देखिए आप, और जो आपका एंगुलर प्रोजेक्शन है उसके अंदर क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस से हमने एंगुलर प्रोजेक्शन दिया है, तो क्या होगा, जी वहां नेगेटिव लेना होगा, वरना आपके सारे कैलकुलेशंस और सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी कोई आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और उसमें वैल्यू ऑफ जी आपको राइट डाउन करनी है, तब क्या होगा, एच तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जी पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उस केस में आपको जी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या हो गया, हाइट का अबव हाईएस्ट पॉइंट हो गया है, ठीक है। और जब हम एंगुलर मोमेंटम कर रहे हैं तब क्या करेंगे सारे, तब जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट यानी जहां से हम सारे मेजरमेंट्स कर रहे हैं वो हो जाएगा अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से मेजर करेंगे, तब जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेना होगा हमें। और तब h क्या हो जाएगी, जो भी हाइट वो लेगा वो h पॉजिटिव होगी, क्योंकि h क्या हो रही है, अबव, ओरिजिन से अबव, ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव लेना है, राइट वाले को पॉजिटिव लेना है, और इधर इधर आपके इस तरफ जेड एक्सिस जो होगी उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, जी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पर्टिकुलर हाइट, यानी ये हाइट है आपकी, ठीक है। हाइट से क्या होना है, ये मान लीजिए इस हाइट से, इस माइनस एच से, ठीक है। अब इसका क्या रेफरेंस पॉइंट ये हो गया बिल्डिंग, ठीक है। यहां से सब कुछ स्टडी की जा रही है, प्रोजेक्शन क्योंकि हम यहां से कर रहे हैं तो बाकी सब कुछ यहीं से हम मेजर कर रहे हैं, एच माइनस होगी, ठीक है। अब एच माइनस के अंदर क्या जी क्या होता है, वैसे तो माइनस जी लगता है, लेकिन क्या हो रहा है, सब रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हो रहा है, तो इसके आगे जी क्या होगा, यहां से ऊपर तो जी है ना, माइनस जी होगा, लेकिन इसके नीचे आते जी, रेफरेंस पॉइंट के नीचे आते जी की वैल्यू बदलनी पड़ेगी, चेंज हो जाती है ना। देखिए क्या होता है, ओरिजिन पे आते ही क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस वहां जैसे जीरो पे आती है, नीचे आते ही, यानी कि रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होता है, ओरिजिन के नीचे आती है कोई क्या हो जाती है, साइन उल्टा कर लेती है। अब क्योंकि हमारा जी क्या होता है, इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर तो माइनस जी है, ठीक है, लेकिन जैसे इसके नीचे आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जी को पॉजिटिव, उसका साइन इनवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो माइनस जी था, तो नीचे आते क्या हो गया, प्लस जी हो गया, तो ये जी प्लस रहेगा। अब हमने क्या किया, ये प्रोजेक्शन दिया, प्रोजेक्शन दे दिया, ये प्रोजेक्शन दे दिया, किस वेलोसिटी से दे दिया, यू एक्स वेलोसिटी से दिया है, ठीक है। अब वैसे दिया यू वेलोसिटी से, लेकिन मैं फिर आपको क्या ये कंफ्यूज करती है चीज, ठीक है। ऐसा करते हैं, मैं इसको यू वेलोसिटी लिख देता हूं भाई, यू वेलोसिटी से हमने क्या प्रोजेक्शन दिया है। अब यू वेलोसिटी की क्या है, दो कंपोजिशन है यहाँ पे, क्या है, पहला तो है आपका यू एक्स, जो कि क्या यू के इक्वल है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यू एक्स, और दूसरा है यू वाई, तो यू वाई क्या है एक्चुअल में इसमें जीरो है,
यू वाई कंपोनेंट देखिए इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में यू वाई कंपोनेंट एक्चुअली में क्या है, 0 है। और यू एक्स जो है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो यू ही है और डायरेक्शन उसकी एक्स एक्सिस में है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखिए अभी ये बात काम में आएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, क्या होता है कि शेप ऑफ, अच्छा सबसे पहले क्या होता है ट्रेजेक्ट्री। व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। जो भी पाथ लेता है उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमेशा क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री होगी हमेशा पैराबोलिक शेप होगी इसकी। ठीक है, क्यों होगी? वो इसलिए होगी कि जो ये पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री है इसकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अंदर ग्राफ क्या होता है, एक्चुअल में जो इक्वेशन बनती है वाई एक्सिस वाई पैरामीटर्स और एक्स पैरामीटर के अंदर जो ग्राफ होता है वो ग्राफ क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो जब भी कोई दो यानी पैरामीटर्स के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उनसे बनने वाला ग्राफ वो एक्चुअल में पैराबोला ही होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। जब भी तो कोई दो वेरिएबल के बीच में इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो उनसे बनने वाला ग्राफ हमेशा ही पैराबोलिक होगा। इसलिए दोनों ही तरह के मोशन के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, देखते हैं हम क्या बनती है, लेकिन अगर बनती है, जो कि बनेगी हम बना के बताएंगे आपको, क्योंकि बनती है इस वजह से ये पैराबोलिक पाथ होगा, इसका पाथ पैराबोलिक होगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री जो पाथ है ना वो पैराबोलिक होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी दो पैरामीटर्स के अंदर, वाई एक्सिस पैरामीटर और एक्स एक्सिस पैरामीटर्स में अगर क्या बनती है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती है, तो वो उसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो मेरे को आपको ये बताना था भाई पैराबोलिक क्यों होगा। जब भी कोई दो पैरामीटर्स के बीच में वाई एक्सिस के बीच इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक बनती है तो उनका पाथ, तो उनका ग्राफ क्योंकि पैराबोलिक होगा, इसलिए वो इसका मतलब ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, पैराबोलिक होगी। इन सबको राइट डाउन कर लीजिए। और अभी हम आते हैं इसके ऊपर, भाई इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो देखते हैं कैसी बनती है। अगर वो क्वाड्रेटिक बनती है, अगर क्वाड्रेटिक बन गई तो प्रूव हो जाएगा कि यस प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर भी क्या होगा, पाथ ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, पैराबोलिक होगी, वो प्रूव हो जाएगी। अब स्टार्ट करें हम। देखिए ये है आपका h हाइट से इसका हमने प्रोजेक्शन किया है, u वेलोसिटी हमने क्या इनिशियल प्रोजेक्शन दिया है u वेलोसिटी से। u वेलोसिटी के कंटेंट जो हम इसका वो करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं, तो उसका ux तो क्या होता है, u ही होता है, और uy क्या होता है, u जीरो, यानी वर्टिकल कंपोनेंट इसका वेलोसिटी का जीरो है, नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट दिया ही नहीं, ऊपर तो जाएगी नहीं, अब जाएगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, मोशन इसके अंदर क्या हो रहा है, दो प्रकार का, दोनों प्रकार का होगा ना। ठीक है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर ये है और इसमें g, एक्चुअली अब g देखिए क्या होगा, यहां से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ये जो भी है ऊपर जाएगा ही नहीं, नीचे ही आएगा, तो नीचे आएगा तो क्या होगा, g पॉजिटिव लेना होगा। तो देखिए g ऑलवेज पॉजिटिव होगा इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा आप। बस ये क्वेश्चन, ये गलती सब करोगे आप जब भी कैलकुलेशंस के अंदर फॉर्मूला लगाओगे और आपने g को पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो g को हमेशा क्या है ना, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और h जो है इसकी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, h माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए रेफरेंस पॉइंट के नीचे है, नीचे की तरफ मेजर करनी पड़ रही है, u पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, u इस डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक, लेफ्ट राइट डायरेक्शन में। अब आगे हम, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दो प्रकार के मोशन करेगा। दो मोशन कैसे करेगा, पहला तो यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा, एक्स एक्सिस में होगा, तो देखिए x इज इक्वल टू यू एक्स टी, यही होगा। ठीक है, x एक्सिस में क्या करेगा, वो मोशन करेगा, तो उसका x फाइनल क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस टी। अच्छा चलो, इसमें पहले तो मैं क्या, वैसे x0 भी लिख सकता हूं, लेकिन x0 क्या है, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट से शुरू हो रहा है, वो तो जीरो है।
इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है ना बेटा। तो ये 0 है तो इसका मतलब इसको गायब कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन। तो यहां से हम क्या करते हैं, टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन यू एक्स। ध्यान रखिएगा ux का मैग्नीट्यूड u ही है, बस ux मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसके लिए बताया। अभी ये देखो ui की भी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए बताया। ठीक है, हो गया ये बात, टाइम आ गया। अच्छा, अब एक बात जो है, एक और नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए भाई, t इज कॉमन इन बोथ मोशन। t तो कॉमन ही रहेगा ना, कॉमन इन बोथ मोशन। ये आपको ध्यान रखना होगा, या ध्यान देने की बात है, इसमें नहीं बताने की बात ही नहीं है कि भैया एक वक्त जो t है, दोनों मोशन क्या हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर t में ही तो कर रहे हैं, तो t देखिए दोनों में कॉमन है। ओके, ठीक है, चलो इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं, ये लिख लेना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बगैर समझ में ही नहीं आएगा। t दोनों में कॉमन है, तो t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स आ गया, ये एक मोशन हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा मोशन। दूसरा मोशन क्या हो रहा है, एक्चुअल में वाई एक्सिस में हो रहा है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए फॉर्मूला तो होता है x, एक मिनट इसको थोड़ा सा, y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होती है ना इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो लिखता हूं, y यानी माइनस एच। ठीक है, y यानी माइनस एच ही उसको करना है, यहां से या नीचे गिरना है ना, या कहीं पे पहुंचना है, इस हाइट को ही तो करना होगा उसको। y इज इक्वल टू माइनस एच, वाई जीरो इज इक्वल टू 0, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था तो 0 है। यू वाई क्या है, खुद भी 0 है। देखिए आप, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, इनिशियल, ये यू वाई क्या होता है, इनिशियल होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब क्या है कि अगर हम ये ये यू ही रखते तो क्या होता, कंफ्यूजन क्रिएट होता भाई, यहां आप यू को 0 क्यों ले रहे हो, यू की तो कुछ वैल्यू है, तो इस वजह से 0 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यू के दो कंपोनेंट्स थे, यू एक्स तो यू के बराबर था, लेकिन यू वाई कंपोनेंट उसका क्या था, 0 था, इसलिए ये 0 लेना पड़ेगा। तो ये यू वाई क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0t प्लस हाफ। अब ए है, क्या है, ये ग्रेविटेशनल मोशन है, तो ए लेना होगा g। अब वैसे तो हमको g क्या माइनस जी लेना होता, लेकिन इस रेफरेंस पॉइंट में इस g को हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस जी को उल्टा यानी प्लस जी लेना पड़ेगा, तो जी टी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बन गई। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक्चुअली में अब देखिए क्या करना होगा। अब क्या होता है, ग्रेविटेशनल मोशन की जो इफ होती है ना, वो तो क्या होती है, ग्रेविटेशनल मोशन की इक्वेशन होती है माइनस जी टी स्क्वायर होती है, माइनस जी टी स्क्वायर होती है ना। तो वो माइनस जी इस वजह से होती थी कि जी को हमें क्या लेना पड़ता था, जी को हमें माइनस, ये एच पॉजिटिव होता था और ये माइनस जी लेना पड़ता था। तो अब हम क्या करेंगे इसको एक बार, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस जी टी स्क्वायर इक्वेशन होती है, देखिए नॉर्मल इक्वेशन। तो अब हमें इसमें क्या है, जी को प्लस लेना पड़ेगा। भाई नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है ग्रेविटेशनल इफेक्ट की, देखिए ये होती है ना, हमेशा याद है आपको, y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होती है नॉर्मल इक्वेशन। अब हमें देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे, तो अब जी को यहां क्या करना है, पॉजिटिव जी लेना है, एच को माइनस एस लेना है, तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन गई। तो देखिए इसमें क्या बना, माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इस माइनस साइन से माइनस साइन खत्म हो गया, तो ये एच इज इक्वल टू क्या बन गया, हाफ जी टी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बन गया। अब एच को, एच क्या है एक्चुअल में, एच को थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए वाई ले लेते हैं, अभी एक बार वाई ले लेते हैं, है ना, वाई कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में बात करते हैं, तो उसको वाई ले लेते हैं, या चलो एच ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताइए, क्या मैं इसके अंदर, टाइम तो क्या है दोनों में कॉमन है, तो ये टी यहां रिप्लेस कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं, क्योंकि हमें क्या करना है, दो पैरामीटर्स के बीच में इक्वेशन बनानी है। तो क्या हो गया, देखिए हाफ जी टी क्या हो गया, एक्स अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बन गया, हाफ
ये तो हो गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2ux का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो ध्यान से देखिए आप, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट है। तो इन तीनों कांस्टेंट को मिला करके मैं क्या कर सकता हूं, एक कॉमन कांस्टेंट बना सकता हूं। तो मैंने क्या लिखा दिया, h इक्वल्स टू क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर। अब ये कैसी इक्वेशन है बताइए आप, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ बुक्स के अंदर देखिए, बुक्स वगैरह के अंदर क्या है, इस h को y ही माना है। मैंने सिर्फ आपको ये कंसेप्ट समझाने के लिए कि y एक्चुअल में h ही है, ठीक है। या वैसे भी बात भी सही है, y ही मानते हैं। क्यों मानते हैं y ही इसलिए मानते हैं बेटा कि h तो क्या है, एक परमानेंट हो गया, जो कि हमें वेरिएबल में चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई, फिर ये y पॉजिटिव होकर के, तो y इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर आ गया है, ठीक है। और फॉर जब ये क्या हो जाए, जब ये नीचे पहुंच जाएगा तब y क्या हो जाएगा, h बन जाएगा, तब y h बन जाएगा, तब हम h अप्लाई करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है दोनों वेरिएबल के बीच में। यानी इस मोशन के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसलिए शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, पैराबोलिक ही होगी। ये वजह है कि पैराबोलिक शेप होती है ट्रेजेक्टरी की हॉरिजॉन्टल सरफेस के अंदर। इसको रब डाउन कर दूं मैं, समझ में आ गया आपको ये। यानी कि इस इक्वेशन के द्वारा हमने प्रूव किया कि यस, इस मोशन में दिस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, क्या होगी, पैराबोलिक शेप होगी। क्योंकि रीजन क्या, रीजन ये है कि इसके दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसी बन रही है, क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप बन रही है। ये क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप बनी है, और इस क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप बनने की वजह से शेप कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। तो ये पैराबोलिक शेप आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब कर दूं इसको मैं सबको, ठीक। अब देखिए आप, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना क्या करेगा, ट्रेजेक्टरी होगी। तो इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, अब तक तो मैंने ट्रेजेक्टरी बनाई नहीं थी, अब बना देता हूं। कैसी होगी भाई, पैराबोलिक होगी, ठीक है। यानी कि अब सवाल, क्वेश्चन यही तो था ना कि भाई अब ये मोशन कैसी करेगा, शेप कैसी होगी। तो हम क्या कर सकते थे, शेप ऐसी भी कर सकते थे, शेप ऐसी भी कर सकते थे, शेप यूं भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे ना। अब हमें पता नहीं था, लेकिन जब हमने ये बता दिया, नहीं भैया इसकी तो शेप क्या होगी, फिक्स है, पैराबोलिक होगी, तो अब हमारे पास में क्या हो गया, इसकी शेप आ गई। तो देखिए इसकी शेप कैसी होगी, पैराबोलिक। और पैराबोलिक शेप क्या होती है, ये होती है, ठीक है। यहां आई, यहां गिरेगी ये, तो इसके पास क्या होगी, एक्चुअल में एक वेलोसिटी होगी v, v वेलोसिटी होगी। और v वेलोसिटी के क्या होंगे, ये v वेलोसिटी क्या होगी, ऐसी होगी, v ऐसी होगी ना। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v ऐसी होगी। अब इसके देखिए आप ध्यान से, दो इसके क्या हो गए, दो इसके प्रोजेक्शंस हो गए। तो ये तो क्या है आपका vx है, और ये क्या है vy है। vx और vy दो प्रोजेक्शन होंगे, ठीक है। और ये खुद v है, ये होगी। और बीच के किसी पॉइंट पे भी क्या होगा, वही होगा, सेम वेलोसिटी के डायरेक्शन से क्या होगी, वेलोसिटी कैसे निकलती है किसी भी पाथ की, टेंजेंट। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गई यहाँ पे, vx, v हो गई v वेलोसिटी। और इसके भी क्या होंगे, प्रोजेक्शन होंगे, वही vx और vy, ठीक है, दोनों प्रोजेक्शन होंगे। अब देखिए इसमें दो बातें हैं, दो काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि ये यहां से चली, पैराबोलिक पाथ लिया इसने, और यहां धरती बेस ऑफ द अर्थ पे, कभी नहीं बेस ऑफ अर्थ पे आके इसकी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसने यहां बेस ऑफ अर्थ पे आके क्या कर लिया, v वेलोसिटी के साथ बेस ऑफ अर्थ पे आके ये गिर गई, ठीक है। और इसके पास कोई एक फाइनल वेलोसिटी मिल गई इसको, जो कि v है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अच्छा अब इसने क्या किया, दो काम किया है। यहां से यहां आने के अंदर क्या किया है, दो, एक टाइम लिया होगा, एक टाइम लिया होगा, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, t कहते हैं। यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बेस ऑफ द अर्थ पे आने के अंदर जो टाइम लिया है उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट यानी उड़ने का समय, इसके उड़ान का समय, जो भी इसने उड़ान ली थी उस उड़ान का समय टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया।
दूसरी बात क्या है, ये यहां से यहां इसकी एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्शन। दो चीजें हैं। और तीसरा क्या है, जो इसके पास में v है, यानी कि v वेलोसिटी, v यानी फाइनल वेलोसिटी, ये क्या होगा, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इसके पास एक फाइनल वेलोसिटी होगी, यहां गिरेगी तब। और एक क्या हो सकती है, एक वेलोसिटी क्या हो सकती है, एक कंसेप्ट और आता है, वो है कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, ये चार चीजें हैं, चारों चीजें क्या होनी चाहिए, हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक चीज के फॉर्मूले बनाते हैं, हर एक चीज के फॉर्मूले बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, पहला फॉर्मूला बना देते हैं हम, क्या फॉर्मूला बनाते हैं, पहला फॉर्मूला बनाते हैं टी, या रेंज का बना देते हैं भाई, रेंज क्या होगी, तो आर देखिए आप, आर का फॉर्मूला, आर से पहले हमें क्या होगा, टी की आवश्यकता पड़ेगी, टी का हम फॉर्मूला बनाते हैं। टी फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए आप, हमने ग्रेविटेशनल मोशन पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जब भी आप क्या कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को या ऊपर से अगर ग्रेविटेशनल मोशन के अंडर करेगा, तो उसका जो टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, टाइम पीरियड कैसे होगा, जब उसकी एच क्या हो जाए, जब उसकी वेलोसिटी उसकी वर्टिकल, अब ये बताइए मुझे कि जब ये यहां से नीचे गिरेगा तो इसका एक टाइम पीरियड होगा, तो इस टाइम पीरियड को फाइंड आउट हम कर सकते हैं जब इसकी एच क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पहले एच थी, तो जब वो ऊपर से ठीक नीचे आ जाएगा तब उसकी हाइट क्या हो जाएगी, जब जीरो हो जाएगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल मोशन को जब स्टडी करते हैं तब देखते हैं कि वो टाइम फाइंड आउट कीजिए जब उसकी एच क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो टाइम फाइंड आउट कर दीजिए। अब हम जानते हैं कि दोनों टाइम क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, वही टाइम क्या होगा, वर्टिकल मोशन में लगेगा, और वही टाइम क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या दोनों तरह से कर सकते थे ना, लेकिन अब इजी किससे पड़ेगा, इजी पड़ेगा हमें वर्टिकल मोशन, यानी कि ग्रेविटेशनल मोशन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना इजी पड़ेगा। और हम क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन से निकालते हैं तो आसान नहीं है। ठीक है, तो वर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे हम, ग्रेविटेशनल मोशन से निकालेंगे। तो देखिए यहां पे आप, उसमें क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। या चलो इसको हम ले लेते हैं माइनस जी टी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल मोशन का। तो एक्चुअल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो यही है। अब हम वैल्यू राइट डाउन करते हैं, तो देखिए ये तो हो गया एच माइनस एच इज इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस जीरो, ठीक है, माइनस हाफ जी। ठीक है, अब जी हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस जी रखना पड़ेगा। ठीक है, जी यहाँ पे इस टाइप में प्लस जी रखना पड़ेगा, जी और टी, टी हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है तो बताना है हमें, तो टी एफ का फ्लाइट हो गया। ठीक है, यानी माइनस एच को कैलकुलेट करने में इसको इतना टाइम लगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया। एक मिनट गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, देखिए ऐसे गलत हुआ है ये। ठीक है, ऐसे गलत हुआ है। अब हमें क्या है, यहाँ पे y जो है ना वो तो होगा जीरो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये क्या, h से यहाँ पे जीरो पे आ गया, और y जीरो कितना हो गया आपका, माइनस एच। ठीक है, माइनस एच से चला था ये। ठीक है, g, और अब ये आपका प्लस जी टी एफ ये लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपकी इक्वेशंस। तो इसको देखिए हमने इधर लाया तो ये क्या हो गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी एफ स्क्वायर हो गया। तो यहां से इक्वेशन बनी, देखिए आप, टी एफ इज इक्वल टू 2h अपॉन जी का अंडर रूट। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। 2 को इधर लाए,
जी को नीचे लाए और टी एफ का अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाया तो ये 2h/g। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या निकल गया, 2h/g। और हमने देखो इसको किससे सॉल्व किया है, इस इक्वेशन से सॉल्व किया है। ठीक है, एक्चुअली में इसके अंदर हम इक्वेशन ये लगाएंगे क्योंकि सब इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं ना। तो देखिए अब इस इक्वेशंस की सहायता से हमने इसको सारी वैल्यूज रखी है तो इस तरह से आइए जी हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ इसके नीचे हो रहा है। तो h इज इक्वल टू माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी टी। ये फाइनल इनिशियल ये थी, इसको इधर लाए तो ये हो गया h। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे चाहते तो y माइनस वाई जीरो, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू दिस। तो ये क्या हो जाता, वो h ही बन जाता, y माइनस वाई जीरो h हो जाता। तो इस तरह से कराना जरूरी था क्योंकि आपको साइन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिल गया हमें, 2h/g। ठीक है, अब यही टाइम क्या होगा, दोनों मोशन में काम करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड, अभी हमने फर्स्ट निकाल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये लिख दूं मैं इंपॉर्टेंट, 2h/g का अंडर रूट। अब हमें बाकी का मैं रब कर दूं, टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सारा रब कर देता हूं मैं। चलो अब हम निकालते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्शन। रेंज ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है तो देखिए हमारे पास में क्या क्या चीजें दी हुई है। वो हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है हमारे पास जो कि क्या है, ux या u ही है। ठीक है, ux और u एक ही बात है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, ये रेंज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये किस एक्सिस में है, x एक्सिस में है। तो हम क्या करेंगे, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू अब x एक्सिस के मेजर कर रहे हैं तो ये क्या यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा x इज इक्वल टू यू टी। यही फॉर्मूला लगता है, x इज इक्वल टू यू टी। तो देखिए आप रेंज x यानी r इज इक्वल टू u यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी ux इंटू t यानी टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम, वो दोनों में क्या कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यही यहां पे लिख सकते हैं जी। तो ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब मैं लिख सकता हूं यहां पे, ये हमारे को फाइंड आउट हो गया ना। तो देखिए दोनों का मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, ये सॉरी रेंज हो गई ux इंटू 2h/g। ये फॉर्मूला सेकेंड फॉर्मूला मिल गया हमें। ठीक है, अब रब कर दूं इसे मैं। अब है आपका फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी एक्चुअली नीचे जाके होगी। तो देखिए आप इस फाइनल वेलोसिटी होगी vx प्लस vy का से की सहायता से निकलेगी। कैसे निकलेगी कि भाई v इज इक्वल टू होगा क्या, vx का स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, यही होगा। इसी से ही क्या निकलेगी, हमें फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। तो देखिए आप v इज इक्वल टू क्या है, vx का मतलब क्या होता है, vx का मतलब होता है x एक्सिस में वेलोसिटी। अब x एक्सिस में वेलोसिटी में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। x एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसमें मोशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी वो की वही रहेगी, ये ux ही रहेगी। यहाँ पे ये ux कर दिया हमने, ux स्क्वायर कर दिया। ठीक है, या इसको u स्क्वायर भी लिख सकते थे। प्लस अब vy हमें निकालना, vy यानी वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यही फॉर्मूला होता है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए vy इज इक्वल टू क्या हो गया, uy जीरो था प्लस ए टी, ए क्या g लेना है और t क्या है, t है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ही हुआ ना, t क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये है इंटू u अंडर रूट 2h/g, यही हुआ vy, g इंटू 2h/g, यही हुआ। अब इसका हम क्या कर देंगे, इसको यहां अप्लाई कर देंगे। वैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो ये क्या होगा, g u 2h अंडर रूट में है g। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको यहां पुट किया, तो ये क्या स्क्वायर पुट करना है। तो vy का स्क्वायर पुट करना है ना, तो इन सबका स्क्वायर क्या हो गया, g u, ठीक है,
स्क्वायर या यू एक्स स्क्वायर, ये यू एक्स ही है, ठीक है, यू एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू 2h, सभी का स्क्वायर करना था ना, तो ये इसका भी तो स्क्वायर हुआ, ठीक है, इसका सभी का स्क्वायर करना था, तो जी यू एक्स स्क्वायर 2h अपॉन जी, इसके जी के स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, तो देखिए मैं इसको रब करके फाइनल बना देता हूँ, क्या बन गई वो, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर 2u एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 यहाँ आ गया, h और g, ये आपकी बन गई फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ अपना क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के सारे पोर्शन फिनिश होते हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। देखिए मैं एक चीज भूल गया इसके अंदर, क्या है, हमने जैसे ये लिख दिया है v फाइनल लिख दिया हमने, ठीक है, लेकिन एक और क्या थी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो वो देखिए क्या हो जाएगी, ये सिंपल हो जाएगी, v एट एनी इंस्टेंट एक्चुअल में हो जाएगा क्या, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ये तो u ही रहेगा, या ये यू एक्स कह देंगे इसे, यू एक्स प्लस जी टी, इससे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी है ना, जी टी, यानी वी एक्स प्लस जी टी का होल स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी फॉर्मूले से ये आ गया, ठीक है, तो ये वी एक्स और वी वाई मिल गया। अब आपको क्या है, हमने मैग्नीट्यूड तो मिल गया इसका, लेकिन एंगल, तो एंगल इसका क्या होगा, एन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट यानी जी टी अपॉन यू, तो इससे हम क्या करेंगे, उसका एंगल ऑफ क्या नाम, जो इंस्टेंट वेलोसिटी का एंगल निकाल लेंगे। तो इन सब फॉर्मूलेज को आप राइट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ ये वाला पोर्शन फिनिश होता है, और चलो सेकंड पार्ट का हम क्या करेंगे, वर्ड एंगुलर प्रोजेक्शन का अलग से वीडियो करेंगे। अभी तक आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यहीं समाप्त होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। टैगलाइन याद रखिए, जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल ऑल डाउट्स। आपके सारे डाउट्स को किल कीजिए और कंसेप्ट को जनरेट करते रहिए, ठीक है। ये सभी फॉर्मूलेज को आपको याद कर लेना है। इसमें स्पेशली क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज ऑफ प्रोजेक्शन का ये फॉर्मूला है, और फाइनल वेलोसिटी का इस तरह से आएगा फॉर्मूला। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो इतना ही रहेगा, इसमें आपको टी टाइम ऑफ फ्लाइट ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपको इंस्टेंट वेलोसिटी पे निकालना है तो सिर्फ इतना ही आपको सफिशिएंट है। ये इंस्टेंट वेलोसिटी है, और इंस्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, थीटा से निकालते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था यू, वो तो जी टी होगा, और ये हो जाएगा यू हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एंगुलर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का सारा पार्ट फिनिश, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके।